हेलो फ्रेंड्स एंड दिस इज़ गौतम कुमार एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। तो आज हम पढ़ेंगे इसके आगे जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा था उसके आगे, और ये आपका लास्ट वीडियो होने वाला है यूरोप के लिए। तो आइए देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में सबसे पहले एफर्ट्स मिलाए गए थे मिडिल क्लास जर्मन्स के द्वारा। मिडिल क्लास जर्मन्स वालों ने क्या किया था कि इस पूरी कोशिश की थी कि हम लोग एक यूनिफाई नेशनल स्टेट हम लोग बना लेते हैं, लेकिन एफर्ट्स जो थे वो सप्रेस कर दिए गए थे। किसके द्वारा? मोनार्की और मिलिट्री के द्वारा। यानी मिलिट्री और मोनार्की ने मिल करके इनके एफर्ट्स को रोक लगा दी थी। किनके एफर्ट्स को सर? तो मिडिल क्लास जर्मन्स के एफर्ट्स को। अगले पॉइंट्स में देखते हैं तो नेशनल यूनिफिकेशन वाज टेकन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रशिया। तब सामने कौन आता है? प्रशिया आता है, और प्रशिया ये कहता है कि मैं जर्मनी को यूनिफाई करा करके छोड़ूंगा। और उस वक्त जब प्रशिया आता है तो इसके मेन लीडर कौन सामने आते हैं? ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क के बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग भी ध्यान रखें इनके बारे में। ओटो वन बिस्मार्क जो मेन लीडर और द रियल आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन कहा जाता है इन्हें। किन्हें कहा जाता है? ओटो वन बिस्मार्क को कहा जाता है। 3 wars over the 7 years with Austria, Denmark and France। जब प्रशिया ने यह कहा कि मैं जर्मनी को यूनिफाई करा के छोड़ूंगा तो उसे 3 युद्ध लड़ने पड़े थे। किससे किससे सर? पहला युद्ध ऑस्ट्रिया से, दूसरा युद्ध डेनमार्क से और तीसरा युद्ध फ्रांस से। लेकिन इन तीनों युद्ध में, इन तीनों वॉर्स में प्रशिया की जीत हुई थी, और उनको हराने के बाद प्रशिया पूरी तरह से स्ट्रांग हो चुका था जर्मनी को यूनिफाई कराने के लिए। 1871 में कैसर विलियम वन को इस एम्पायर का रूलर बनाया जाता है। इस एम्पायर का रूलर बनाया जाता है। उसके बाद क्या क्या होते हैं सर? करेंसी, बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सर पूरी चीज कानूनी रूप से होगी, कोई भी बेईमानी नहीं होगी। किनके कार्यकाल में? कैसर विलियम वन के कार्यकाल में। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो हुआ था उसने प्रशियन डोमिनेंस पूरे यूरोप में ला चुका था। क्यों सर? क्योंकि यूरोप में 3 राष्ट्रों को हराने वाला एक अकेला प्रशिया था सर। कौन था? प्रशिया। कौन कौन हराया था? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को। इसको हरा करके ये साबित हो चुकी थी। क्या साबित हो चुकी थी सर? कि प्रशिया अपने आप में एक मजबूत राष्ट्र है, क्योंकि इन्होंने इन तीनों देशों को हरा करके जर्मनी को यूनिफाई कराने के लिए रखा था सर। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि कैपिटल ऑफ प्रशिया क्या है? कॉनिसबर्ग है। इसका पहले राजधानी था बर्लिन। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग अब आगे बढ़ सके नेक्स्ट टॉपिक पे। वेलकम बैक। अब हम लोग देखेंगे क्या? यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में 19th सेंचुरी के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई थी, और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपका बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बस ये 2 मिनट का क्लिप आप देखिए, ये इसमें क्या बताया गया है। 19th सेंचुरी में यह डिवाइड था 7 स्टेट्स में। कितने स्टेट्स में डिवाइड था? 7 स्टेट्स में। 7 स्टेट्स में सार्डिनिया पिडमोंट जो था इसे रूल किया गया था इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा। सार्डिनिया पिडमोंट ही एक ऐसा था जिसको इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल किया गया था। नॉर्थ वाला हिस्सा किसके कब्जे में था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के कब्जे में था। ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। सेंट्रल वाले हिस्से पे पोप थे। पोप जो थे वो चर्च वाले थे, यानी पादरी इसे कहते हैं। ये पोप थे सेंटर में। और अगर साउथ की बात की जाए तो बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। सर स्पेन में भी बॉर्बन किंग्स थे क्या? बिल्कुल थे, स्पेन में बॉर्बन किंग्स, और वो साउथ वाले हिस्से पे कब्जा किए हुए थे। किसमें? इटली में। अब देखते हैं 1830 के अराउंड क्या हुआ था। ये नाम वापस से आ गया सर। बिल्कुल, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। जिसे भी मैजनी, जिन्होंने 2 सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली इन मर्साइल्स एंड यंग यूरोप इन बर्न। 2 सोसाइटी बनाई थी सर, और इन दोनों सोसाइटी ने काफ़ी हेल्प किया था सर लोगों को जागरूक करने में कि आपको आज़ादी चाहिए तो आपको नेशनल स्टेट बनाना पड़ेगा और सामने आ करके रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। तो जिसे भी मैजनी जेल में भी रह चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा हद तक इन्होंने वो बढ़ावा दिया है। किस चीज़ को बढ़ावा दिया है? अपराइजिंग्स को रोका। अपराइजिंग्स भी करवाए गए इनके द्वारा। विक्टर इमैनुअल सेकंड की अगर बात की जाए तो ये फेल थे। किस चीज़ में से सर? 1831 से 1848 के दौरान जो अपराइजिंग्स हुए थे उसमें ये फेल हो गए थे। और उस विक्टर इमैनुअल सेकंड, हालांकि ये वापस लौट करके आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंट कावुर। काउंट कावुर से सवाल पूछते हैं सर कि ये कौन थे? तो ये चीफ मिनिस्टर थे। कहाँ के थे सर? सार्डिनिया पिडमोंट के थे। मैंने यहाँ पे लिख दिया कब से कब थे सर? 1852 से लेके 1860 तक थे। और ये मेन व्यक्ति थे। इन्होंने कहा था क्या कि मैं इटली को यूनिफाई करा करके ही छोड़ूंगा।
सार्डिनिया पिडमोंट्स फोर्स, अब ये भी देख लीजिए सर, सार्डिनिया पिडमोंट का जो फोर्स था वो सामने आता है और ये मार्च करता है, पैदल यात्रा करता है कहाँ के सर, साउथ इटली के लिए और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, यहाँ पे ये ट्रैवल करते हैं और स्पेनिश रूलर्स को यहाँ से भगा देते हैं, मतलब जो स्पेन से आए हुए थे रूलर थे, उन रूलर्स को ये भगा देते हैं। 1859 में देखते हैं ऑस्ट्रियन फोर्सेस जो थे वो डिफीट हो गए थे, किसके द्वारा, फ्रांस प्लस सार्डिनिया पिडमोंट, इन दोनों ने अलायंस बना करके काफ़ी हद तक सामने ऑस्ट्रिया जो था उसको हरा दिया था। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। और लास्ट वन इज दैट 1861 में विक्टर इमैनुअल को वापस से यूनाइटेड इटली का राजा बना दिया जाता है और इसका कैपिटल रोम को बना दिया जाता है। इस वाले वीडियो में, सॉरी आई वांट टू से दैट, इस वाले स्नैपशॉट्स में आप देख सकते हैं क्या कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में क्या क्या पढ़े हम लोग। 19th सेंचुरी में इतना कुछ हुआ था सर, 1830 के दौरान इतना कुछ हुआ था सर, सभी के बारे में, कौन के बारे में सर, जैसे भी मैजनी, विक्टर इमैनुअल सेकेंड, उसके बाद काउंट कावूर आते हैं, उसके बाद फिर आते हैं आपको ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया जाता है 1859 में, और 1861 में विक्टर इमैनुअल को राजा बना दिया जाता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, और नए टॉपिक के साथ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर्स को स्नैच किया था। स्नैच करना मतलब पावर्स को छीन लिया था। किस चीज़ से छीन लिया था सर, मोनार्कियल सिस्टम से। कब सर, 1688 में मोनार्कियल सिस्टम से ये पावर छीन लिया गया था। उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन होता है 1707 में, जिसके तहत ये किसके बीच में था सर, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था, जिसके तहत यूके का निर्माण हुआ था। ये यूके क्या है सर, यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम। रिपीट अगेन, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम बनाने के लिए स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मिला लिया गया था, स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मिला लिया गया था। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो आयरलैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक्चुअली आयरलैंड में क्रिश्चियंस रहते हैं, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक्स, तो उसमें से प्रोटेस्टेंट वालों को मिला लिया गया था। किन के द्वारा मिला लिया गया था, इंग्लैंड के द्वारा मिला लिया गया था। तो आयरलैंड्स के फोर्सफुल्ली इंक्लूडेड इन द यूके इन 1801 में इसे जबरदस्ती मिला लिया गया था। हालांकि रिवोल्ट तो हुए थे सर, किसके द्वारा हुए थे सर, वोल्फ टोन के द्वारा रिवोल्ट हुए थे, लेकिन इसको दबा दिया गया था, इसको सप्रेस कर दिया गया था, इसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया था, क्योंकि ब्रिटिश लगा हुआ था क्या बनाने में सर, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटिश नेशंस बन चुका था सर, और नया नया सिंबल्स आ चुका था, इसका नया फ्लैग आ चुका था, नए फ्लैग के साथ नेशनल एंथम इनका आ चुका था। उसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज पूरी तरह से हावी कर दी गई थी कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही पढ़ना है। एलोगरी क्या होता है सर, ये यूज किया जाता है पर्सोनिफाई द नेशन, एक नेशंस को दिखलाने के लिए। जनरली क्या होता है कि एलोगरी जो होता है वो किसी फीमेल फिगर को चुना जाता है और उनके थ्रू ही दिखाया जाता है। जैसे हम हमारे यहाँ देख सकते हैं, भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए भारत माता का सिंबल यूज किया जाता है, उस हालांकि हाँ तिरंगा भी यूज करते हैं हम लोग। हालांकि इस एलोगरी का मतलब है कि ये फीमेल्स फिगर यूज किया करते थे टू पोर्ट्रे आइडियाज लाइक लिबर्टी, जस्टिस, लिबर्टी एंड जस्टिस, ओ फिर से लिबर्टी लिखा गया, लिबर्टी एंड जस्टिस को दिखाने के लिए किया गया था। इस आइडियाज़ को कि हम इसके थ्रू, हाँ लिबर्टी और फ्रीडम डिफरेंस है बाबू। फ्रीडम आपको आज़ादी तो है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ ही आपको आज़ादी है। जबकि अगर हम बात करें लिबर्टी को, लिबर्टी मतलब पूर्ण आज़ादी, नो रेस्ट्रिक्शंस। इसीलिए हम हिस्ट्री बुक में फ्रीडम शब्द कम ढूंढेंगे, लिबर्टी शब्द हमें खूब मिलने वाला है। और यदि हम सिविक्स में जाएंगे तो वहाँ पे फ्रीडम खूब मिलने वाला है, लिबर्टी कम मिलने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ लिबर्टी कम है, हमारे यहाँ फ्रीडम तो खूब है, मत पूछो। आगे देखते हैं, फ्रांस में एलोगरी यूज किया गया था क्रिश्चियन मैरियाने के नाम से। ये पूछता है बाबू, इनका जो कॉकेड है ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, लिबर्टी और रिपब्लिक को। कहाँ, फ्रांस में मैरियाने। याद रखिएगा, इससे फिगर भी आता है, मैं फिगर भी करवाऊंगा आपको। जनरली वो शायद शॉर्ट्स के माध्यम से आप तक पहुंचे। जर्मनी में देखा जाए तो जर्मेनिया जो थी ये फीमेल फिगर थी, एलोगरी थी। वियर्स ओक लीव्स, ओक के पत्ते पहना करती थी मुकुट पे। और ओक किस चीज़ का सिंबल था सर, हीरोइज्म का। हीरोइज्म दिखलाता था सर, बहादुरी का ये सिंबल था, और ये पहना करती थी अक्सर।
तो ये था यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। जो पॉइंट्स आप अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, और लिखने के साथ साथ ये सारे पॉइंट्स आपको बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश हुई है मेरी। अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं अब वापस से आपको बताऊंगा। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसके अगले टॉपिक और सबसे लास्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ सकें। आइए अब देखते हैं हम लोग बाल्कन स्टेट्स के बारे में। तो बाल्कन स्टेट्स जो सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ रहता है सर कि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं सर। तो आइए देखते हैं बाल्कन स्टेट्स। पहले इसमें क्या क्या था सर? तो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हेर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, ये सब इनहैबिटेड थे किसके द्वारा सर? स्लैव्स के द्वारा। स्लैव्स लोग यहाँ रहा करते थे सर। हाँ, ये स्लैव्स है, SLAVS, SLAVES नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ओटोमन एम्पायर। सर ये क्या था सर? ये बहुत बड़ी तोप है क्या? ये तोप वोप नहीं थी, अरे भाई ये बाल्कन पे राज किया करता था। अच्छा, राज किया करता था। जिस प्रकार बाल्कन्स पे राज करने की बात चल रही थी तो ओटोमन एम्पायर अपना पूरा कब्जा जमाए हुए था, लेकिन यूरोप में तो रोमांटिसिज्म आ चुका था, और इस बढ़ते हुए रोमांटिसिज्म ने नए नए आइडियाज ला दिए थे म्यूजिक के थ्रू, ओपेराज के थ्रू, जैसा हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसके तहत क्या हुआ था, अब धीरे धीरे सभी राज्य जितने भी थे, ये रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया वगैरह, ये सब के सब अब इससे इंस्पायर हो रहे थे, और इंस्पायर होकर ये चाह रहे थे कि हम अपना एक नेशनल स्टेट हम अपना स्टैब्लिश कर दें। तो इस तरह से स्टैब्लिशमेंट हुई थी, और धीरे धीरे सब के सब राज्य इसके कंट्रोल से भागना शुरू हो गए। अब एक बात सुनिएगा ध्यान से, अब कहीं भी कुछ भी अगर फ्री में बटेगा तो लूटने वाले तो पहले ही पहुंच जाएंगे ना। तो पहुंच चुके थे कौन कौन? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी। एक मिनट सर, ये इंग्लैंड वही है ना जो अभी भी ब्रिटेन बनाया था सर? यूके बनाने की बात चल रही थी। अरे बिल्कुल वही है। ये पहुंच जाता था हर जगह कि मेरा जितना जगह बढ़ सके। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब के सब आ चुके थे होल्डिंग पावर, मतलब मेरे पास सबसे ज्यादा शक्ति होनी चाहिए। और इसके थ्रू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एक तरह से शुरुआत भी कह सकते हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये भी एक कारण था कि देश आपस में लड़ रहे थे बाल्कन स्टेट्स के लिए। बाल्कन स्टेट्स एक जगह का नाम है बाबू। उसके बाद एंटी एम्पीरियल मूवमेंट चलने शुरू हो गए सभी जगह पे, और फिर धीरे धीरे करके सब के सब आपस में ही लड़ मर के खत्म होना शुरू हो गया, और उसके बाद जो भी स्टेट्स बचे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहते हुए चले गए। तो इस पूरे के पूरे सिनेरियो में हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा बाल्कन्स के बारे में। यहाँ पे एक चीज क्लियर है सर कि जो भी यहाँ पे स्टेट्स थे वो सब के सब चाहते थे कि मैं एक नेशनल स्टेट बनूं। हाँ, कुछ कुछ स्टेट्स रह गए थे, वो नेशनल स्टेट नहीं बन पाए थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे यहाँ पे रोमांटिसिज्म और बढ़ता गया वैसे वैसे सब कुछ ठीक होता गया। तो अब तक का ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। 3 वीडियोस में लेक्चर गए हैं, और ये सभी के सभी वीडियोस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू से। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि चूंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था और ये 3 वीडियो में समेटना काफ़ी मुश्किल था। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। तो थैंक यू वेरी मच, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और फर्दर वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए, आगे जल्दी ही होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।